नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे। मैं पहले बता देता हूं ये वीडियो किसको देखनी है। अगर आप रिसर्च में, आर एंड डी में, फ्यूचर में, चाहे गवर्नमेंट जॉब्स में, पीएसयूज में, जो साइंटिस्ट या साइंटिफिक ऑफिसर्स टाइप की वैकेंसी निकलती है उस साइड में, या फिर एकेडमिक्स में आपका इंटरेस्ट है, पीएचडी करना चाहते हैं, फ्यूचर में टीचिंग में जाना चाहते हैं, तो ही ये वीडियो आपके लिए है। और मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली थोड़ा सा गाइडेड बात करूंगा कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स की, क्योंकि जो एग्जाम है एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं पता। खासकर अभी रिसेंट ईयर में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हुआ है, पहले सिर्फ एमटेक या एमसीए या एमएससी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स ही एग्जाम लिख सकते थे, बट अब बीटेक स्टूडेंट भी एग्जाम लिख सकते हैं। बट ऑब्वियसली उसमें कुछ कंडीशंस हैं। तो अगर आप जल्दी में हैं या इस लाइन में इंटरेस्टेड नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बट अगर आप बीसीए या इवन बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीटेक कंप्यूटर साइंस, एमसी एमएससी कंप्यूटर साइंस, इस फील्ड के स्टूडेंट हैं, फ्यूचर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में या प्राइवेट इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट में, या फिर पीएसयूज में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं, या टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ मैं टाइम पे कोई ध्यान नहीं देने वाला। एक एक पॉइंट जो मैंने आज तक समझा है, एक तरह का रोड मैप होने वाला है आपकी जर्नी के लिए। सारे पॉइंट्स यहाँ बहुत डिटेल्स एक्सप्लेन करूंगा, है ना। मैं अगर थोड़ा सा आपको ब्रीफ ओवरव्यू भी दे देता हूँ कि किस किस केस में एग्जाम है क्या, कौन इसको कंडक्ट करता है, किस किस केस में ये पेपर आपको रखना चाहिए, लिखना चाहिए। मास्टर स्टूडेंट्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, उसमें बड़े कंफ्यूजन है। बीटेक स्टूडेंट्स को ये एग्जाम कब लिखना चाहिए, उनके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, पेपर का क्या पैटर्न है, कितना एग्जैक्ट कंपटीशन है, टेंटेटिव कट ऑफ्स कहाँ होते हैं, और क्या क्या फीचर्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस तरफ जाने से पहले सारी बात बहुत डिटेल में, बहुत आराम से मैं चर्चा करने वाला हूँ, है ना। तो वीडियो तसल्ली वाली है। 2 मिनट 4 मिनट के अंदर कुछ मजा लेना है तो वीडियो मत देखिएगा। मैं बात शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले समझिए, एक जो पेरेंट बॉडी है उस बॉडी का नाम है यूजीसी। यूजी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये एक प्राइमरी बॉडी है इंडिया के अंदर, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है, जो हायर एजुकेशन की जितनी भी जिम्मेदारी है देश की, वो इस संस्था के पास है। किसी यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करना, फंड्स एलोकेट करना, स्कॉलरशिप देना, ये सब इनके पास आती है। यूजीसी एक एग्जाम कंडक्ट कराती है, नेट का एग्जाम, जिसकी आगे हम चर्चा करेंगे। हाँ, मतलब यूजीसी के थ्रू एग्जाम होता है, बट जो कंडक्टिंग बॉडी है वो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको हम एनटीए बोलते हैं, जो 2018 से गवर्नमेंट ने इस संस्था को बनाया है। और चाहे हमारा नीट का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, जितने बड़े पॉपुलर एग्जाम्स हैं, आजकल यही सेंट्रल बॉडी है जो एग्जाम कंडक्ट करती है। इसलिए एग्जाम को बोलते हैं एनटीए यूजीसी नेट। एनटीए क्योंकि एनटीए ये पेपर कंडक्ट कराता है, किसके बिहाफ पे कराता है, यूजीसी के बिहाफ पे कराता है। तो एक बेसिक बात क्लियर हो गई। अब नेट का एग्जाम है क्या? तो नेट का एक एग्जाम है, जो एग्जाम के, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो क्वालिफाई करने की भी 3 कैटेगरी है। एक है कैटेगरी 1, एक है कैटेगरी 2, एक है कैटेगरी 3। मैं नीचे से ऊपर की तरफ शुरू करता हूँ। मतलब अगर आप थोड़े नंबर लाते हैं, अंदाजा बता रहा हूँ, लगभग 50% मार्क्स लाते हैं तो आप कैटेगरी 3 में क्लियर करते हैं। अगर आप थोड़े ज्यादा 60-65 के करीब लाते हैं तो आप आ जाते हैं कैटेगरी 2 में, और थोड़े और ज्यादा नंबर लाते हैं तो आप आ जाते हैं कैटेगरी 1 में, है ना। कैटेगरी 3 वो है जहां पर आप पीएचडी ओनली एडमिशन के क्वालिफाई करते हैं। मैं आगे बात करूंगा, यानी कि अगर आप इस कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं तो आप किसी भी अच्छे प्रीमियम इंस्टीट्यूट में पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और आजकल तो ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने अपने एंट्रेंस एग्जाम ही लेने बंद कर दिए, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो आप अगर ये एग्जाम पास करेंगे, नेट का एग्जाम पास करेंगे, कैटेगरी 3 के अंदर भी अगर आप क्वालिफाई करते हैं, देन यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन पीएचडी, है ना। डायरेक्टली पीएचडी में आप जा सकते हैं। आगे बात करूंगा। चाहे आप बीटेक स्टूडेंट हैं या मास्टर स्टूडेंट है, बीटेक है तो अपनी मास्टर्स आप बाईपास कर सकते हैं, आपको मास्टर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कैटेगरी 2 में आ जाते हैं तो आप पीएचडी के लिए तो क्वालिफाई करते ही करते हैं, आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करते हैं। अच्छा, ये जो क्वालिफिकेशन है 1 ईयर की होता है, आगे और डिटेल में बात करूंगा। यहां पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई कर जाते हैं। इसका मतलब क्या है? देश के किसी भी यूनिवर्सिटी में, इंजीनियरिंग कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हैं। मजे की बात क्या, ऐसा नहीं कि आपने मास्टर्स कंप्लीट किया और आप कहीं भी पीएचडी के लिए पढ़ा सकते हैं, नहीं कहीं भी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको मास्टर्स कंप्लीट करने के साथ साथ आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, मैंडेटरी है नेट का एग्जाम। तो जिन लोगों को नहीं पता, बता रहा हूं, टीचिंग अगर आपको करना है तो एग्जाम सर आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। यस।
और उससे भी जो टॉप कैटेगरी है वो है जेआरएफ कैटेगरी। लगभग कितना कितना कंपटीशन आगे डिटेल में बात करेंगे। जेआरएफ वो कैटेगरी है जहां पे आप सिर्फ एग्जाम क्लियर नहीं करते, लगभग टॉप 1% में आ जाते हैं, और उसके बाद जब आप पीएचडी के लिए जाते हैं तो आपको जेआरएफ यानी कि स्कॉलरशिप मिलती है लगभग 37,000 पर मंथ की, और 2 साल के बाद ये बढ़ के हो जाती है 42,000 पर मंथ। हालांकि यहाँ पे एज कैटेगरी है, यानी कि आप देखेंगे 30 ईयर लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए, 5 ईयर का रिलैक्सेशन है ओबीसी, एससी, एसटी एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। ये जो है ये वैलिड रहता है 3 साल के लिए। नेट अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो पूरी लाइफ के लिए आप वैलिड हैं, आप जब चाहें उसके बाद एज असिस्टेंट प्रोफेसर आप पढ़ा सकते हैं, बिना इसके नहीं पढ़ा सकते, याद दिला रहा हूं, है ना। और 30 साल के बाद अगर आप ये एग्जाम लिखते हैं तो फिर बस आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई कर सकते हैं, फिर आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। यानी कि अगर आप पीएचडी भी करना चाहते हो, और बहुत तरीके होते हैं स्टाइपेंड स्कॉलरशिप लेने के, बट जेआरएफ कैटेगरी के अंदर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। ये एक मोटी मोटी बात हो गई, कुछ बात हो सकता है क्लियर हुई हो, कुछ कंफ्यूजन भी हो, बट जैसे मैं बोल रहा हूँ वीडियो आराम से देखने वाली है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको सारी बात क्लियर आएगी। देखिए, आम तौर पे जो पेपर है, ये जो हमारे मास्टर्स कंप्लीट करने वाले फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो लिखते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, अगर आप ऑलरेडी एमसीए या एमएससी में हैं, मैं स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूं, और आप या तो रिसर्च में, है ना, किसी पीएसयूज में जॉब करना चाहते हैं, किसी कॉर्पोरेट में जॉब करना चाहते हैं इन आरएनडी फील्ड, या फिर आपको टीचिंग में जाना है, ये सारा का सारा रास्ता होके गुजरता है पीएचडी से। बिकॉज अगर आपको टीचिंग में भी जाना है, कल को आपको अगर एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर बनना है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनना है, तो सर पीएचडी आज नहीं तो कल आपको करनी ही पड़ेगी। ये एग्जाम क्वालिफाई करके फायदा क्या होता है? क्योंकि ज्यादातर केस में आपसे पूछते हैं मास्टर्स में आपने कितने पेपर पब्लिश किए, कितने कॉन्फ्रेंस हैं, कितने जनरल हैं। जब आप इस एग्जाम को पास कर लेते हैं तो आमतौर पे जितने भी हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके बाद से लगभग 60% सीट्स यहाँ पर रिजर्व्ड हैं उन कैंडिडेट्स के लिए, स्पेसिफिकली जेआरएफ जेआरएफ क्लियर करते हैं या नेट क्लियर करते हैं। तो आपके पास एक गोल्डन टिकट हो जाता है ना। जेआरएफ अगर आपने क्लियर कर लिया तो मजा ही आ गया। मतलब मैं जानता हूं आईआईटीज के अंदर कोटा भी पूरा नहीं होता कि यार इतनी सीट तो रिजर्व्ड है, अगर प्रोफेसर को कोई स्टूडेंट पसंद भी आ रहा है उसको एडमिशन नहीं दे सकते सर, उसी को देना पड़ेगा जिसका जेआरएफ क्वालिफाइड है। दूसरा, स्कॉलरशिप मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 37,000 प्लस पर मंथ प्लस एचआरए आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है, पहले 2-3 साल के लिए, बाद में बढ़ के हो जाता है 42,000। तो आपकी पीएचडी भी हो रही है, आपका फ्यूचर करियर रेडी हो रहा है ना। कैसे रेडी हो रहा है? बिकॉज पीएचडी के बाद अगर आप टीचिंग में जाएंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर, देन प्रोफेसर बनेंगे। अगर आप रिसर्च में जाते हैं तो भी आप पीएसयूज में भी जॉब कर सकते हैं, और प्राइवेट इंडस्ट्री में भी, कॉर्पोरेट में जा सकते हैं, बहुत अच्छी जॉब मिलती है। तो पीएचडी के लिए आपके यहां से एक शानदार वाली एंट्री हो जाती है ना। पॉइंट नंबर 1। आरएनडी की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। जब आप नेट क्वालिफाई करते हैं, अगर जेरफ के साथ करते हैं तो और शानदार है। हर साल भारत में लगभग 1500 प्लस, और यहां मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूं, अलग अलग वैकेंसी आती है प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स में, चाहे वो डीआरडीओ है, इसरो है, ओएनजीसी है, बीआरसी है, जहां पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। और खासकर जो रिसर्च रिलेटेड वैकेंसीज होती हैं वो यहाँ पर होती हैं। तो अगर आप कॉर्पोरेट में ना काम करके गवर्नमेंट एजेंसी में जाना चाहते हैं तो भी आपके पास ऑप्शन खुल जाते हैं। तीसरी बात, अगेन लॉन्ग टर्म में मास्टर्स करने वाले ज्यादातर स्टूडेंट टीचिंग पोजीशन में जाना चाहते हैं। तो अगेन टीचिंग करने के लिए मैंने आपको बताया नेट का पेपर क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, बिना इसके एज असिस्टेंट प्रोफेसर आप पढ़ा ही नहीं सकते, यू आर नॉट एलिजिबल। तो यहां पर आप देखेंगे तो आप देखते हैं अच्छी खासी सैलरी से आप स्टार्ट करते हैं। और अगेन पीएचडी तो मैंडेटरी, टीचिंग में करियर बनाना, सिर्फ मास्टर्स करके तो आप सर्वाइव कर भी नहीं सकते, है ना। लॉन्ग टर्म में आपको पीएचडी करनी पड़ेगी और इस करियर में आप ग्रो कर सकते हैं। ये अभी तक की नॉर्मल कहानी थी। अब मैं थोड़ा सा एलिजिबिलिटी भी बता देता हूँ। अगर आपने एमसीए या एमएससी कंप्लीट किया है तो 55% आपके एग्रीगेट होने चाहिए। और अगर आप कैटेगरी से आते हैं, इसमें से किसी भी कैटेगरी में है तो 50% हो जाता है, 5% का रिलैक्सेशन आपको मिलता है। इसमें एक और प्रॉब्लम है, वो क्या? अगर आपने मास्टर्स मान लीजिए इकोनॉमिक्स से किया है, अब आप कंप्यूटर साइंस से नेट का एग्जाम नहीं लिख सकते, आप अपने ही सब्जेक्ट में लिखेंगे। हालांकि कुल मिला के आई थिंक 90 प्लस सब्जेक्ट्स हैं नेट के अंदर। अगर आपने बाय चांस किसी ऐसे एग्जाम से मास्टर्स किया है जो है ही नहीं इन 90 सब्जेक्ट की लिस्ट में, तो आप किसी और एग्जाम से लिख सकते हैं। मैं तो सीएसआईटी वालों की बात कर रहा हूं। तो अगर आप सीएसआईटी से आपने किया तो सीएसआईटी में आप लिखेंगे, कोई और ब्रांच वाला यहाँ पे नहीं लिख सकता।
अच्छा, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, ये बात ध्यान रखनी है। तो अगर आप अपने मास्टर्स फाइनल ईयर में हैं तो भी आप ये एग्जाम लिख सकते हैं, और जब भी आप एग्जाम लिखते हैं उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है। सर फाइनल ईयर में थे, एग्जाम लिखा, क्वालिफाई कर गया, बैक लग गई, कोई बात नहीं, 2 साल आपके पास है नेट के रिजल्ट से एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, है ना। ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ, जेआरएफ अगर आप करते हैं तो 3 साल का वैलिड टाइम है, स्कॉलरशिप लेना है। अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो तो 1 साल का वैलिड टाइम है। एक बार आपने क्वालिफाई करा है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, वो लाइफ टाइम वैलिडिटी है। ये थी नॉर्मल जिंदगी। अब जब रूल चेंज हुआ, अब ये बन गई मिनटॉस जिंदगी, क्योंकि अब बीटेक वाले यहां पर एलिजिबल हो गए, जो कि अपने आप में एक बहुत शानदार बात है। तो बीटेक का स्टूडेंट क्या सोचता है कि यार, बीटेक में भी और एक एडवांटेज आपको बताऊंगा, ब्रांच का भी कंडीशन नहीं है। आपने मैकेनिकल से बीटेक भी की है ना, तो भी आप सीधे नेट कंप्यूटर साइंस लिख सकते हैं। बहुत सारे लोग आजकल कंप्यूटर साइंस में ऑब्वियसली करियर बनाना चाहते हैं। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, इलेक्ट्रिकल से, किसी भी ब्रांच से आपने बीटेक किया हो, आप डायरेक्ट यहाँ पर नेट का एग्जाम लिख सकते हैं कंप्यूटर साइंस में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बीटेक का बच्चा पहले सोचता है मैं मास्टर्स करूंगा, 2 साल उसमें लगेंगे, फिर पीएचडी के लिए जाऊंगा, अगेन कंपटीशन है, नेट का एग्जाम फिर भी लिखना पड़ेगा। आप डायरेक्ट नेट का एग्जाम लिख सकते हो, बशर्ते आपको क्लैरिटी हो कि सर मेरे को आरएनडी में ही जाना है, पॉइंट नंबर 1, या मेरे को टीचिंग लाइन में जाना है। मैं नहीं कह रहा कि कोई भी लिखो। मान लीजिए अगर आपको क्लियर है मेरे को तो सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब चाहिए, तब सर ये एग्जाम आपके लिए नहीं है ना। लेकिन अगर आप बीटेक कर रहे हैं और आप जाना चाहते हैं पीएचडी की तरफ, एक क्लैरिटी आपको है, तो 110% गोल्डन अपॉर्चुनिटी, टाइम बचेगा और सीधे वहां उस इंस्टीट्यूट में पहुंच जाओगे जहां आपको जाना चाहिए था, है ना। अगेन वो सारे एडवांटेज, जैसे ही आप एग्जाम लिखते हो, ऑब्वियसली यहाँ पे अभी आप एज अ प्रोफेसर नहीं पढ़ा सकते, उसके लिए मास्टर डिग्री चाहिए, बट आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन भी ले सकते हो, दैट टू विद जेआरएफ। अगर अच्छे नंबर से पास करते हो, जेआरएफ लेके आ जाते हो, तो जितने भी प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं, आईएससी है, आईआईटी है, एनआईटीज है, वहाँ पे 60% से रिजर्व्ड है सर आपके लिए। और ये सारा स्टाइफन, इतने की तो आजकल इंडस्ट्री में इस समय प्लेसमेंट का इतना बुरा हाल है, इतने की जॉब नहीं मिलती जितना आपको पढ़ने के लिए मिल रहा होता है। और 5 नहीं 6 साल के अंदर मैक्सिमम मान के चलिए आपकी आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाती है, तो बहुत शानदार ऑप्शन है ना। अगेन नहीं सर मेरे को टीचिंग में नहीं जाना, बट मेरे को आरएनडी में जाना है, तो भी जब आप ये एग्जाम अच्छे नंबर से क्वालिफाई करते हैं, बहुत सारे पीएसयूज के अंदर आप एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि अब आप नेट भी क्वालिफाइड हैं और आप बीटेक अपनी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये जितने गेट्स हैं ये आपके लिए ओपन हो जाते हैं, अगर आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं या पीएसयूज में जाके जॉब करना चाहते हैं। कॉर्पोरेट में भी आरएनडी वाले जॉब्स, है ना, पीएसयूज में भी रिसर्च वाले जॉब्स। अच्छा, अब यहां पर बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। अगर आपको फ्यूचर में जाना है टीचिंग के अंदर, या बीटेक स्टूडेंट है, तो आज अगर पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है तो फिर मास्टर्स करने की जरूरत क्या है, वो भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में। और अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, आज मैंडेटरी नहीं है, बट कभी ना कभी होना है, ये सबको पता है। अभी बीच में सरकार ने कर दिया था, फिर उस रूल को स्क्रैप करना पड़ा कि अगर आप एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं तो पीएचडी इज अ मस्ट, बट अभी इतने कैंडिडेट ही नहीं, तो फिलहाल मास्टर्स मस्ट है। पहले मास्टर्स भी नहीं हुआ करता था, 10 साल पहले बीटेक वाले लोग भी बीटेक वालों को पढ़ा पा रहे होते थे, बट अभी मास्टर्स होना मैंडेटरी है। तो आज आप पेपर पास करके रख लो, कल को आप पीएचडी या मास्टर्स करोगे, ऑटोमेटिकली आप कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ज्वाइन करोगे एज असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर बनोगे, देन प्रोफेसर बन जाओगे। एलिजिबिलिटी क्या है बीटेक वालों के लिए, देखिए, फाइनल ईयर का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, तो आप फाइनल ईयर में है, लेकिन आपकी जो बीटेक डिग्री है या बीएस है, या बहुत सारी जगह बीएस मिलता है, बीई की डिग्री मिलती है, 8 सेमेस्टर का प्रोग्राम होना चाहिए, तो आप 7th 8th सेमेस्टर में अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है, क्वालिटी चाहिए, तो आपके जो एग्रीगेट मार्क्स हैं वो 75% होने चाहिए, 75% और प्लस, है ना। ऑब्वियसली 5% रिलैक्सेशन मिलेगा आपको कैटेगरी के अंदर। अब समझिएगा, जैसे ही आप एग्जाम पास कर लेते हैं आपको जेआरएफ वैलिड मिल जाएगा, यानी कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं आपको स्कॉलरशिप, आपको स्टाइफन मिल जाता है, आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए भी क्वालिफाई हो जाता है। बट ऑब्वियसली असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह आप नहीं पढ़ा सकते, बट आपने वो क्वालिफाई कर लिया। तो फ्यूचर में जब भी आप या तो अपनी मास्टर्स या अपनी पीएचडी कंप्लीट करते हैं, तो आप डायरेक्टली पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब आपको दोबारा एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए वो आपका क्लियर हो गया, है ना। दूसरा, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, फ्लेक्सिबिलिटी, आपने किसी भी ब्रांच में बीटेक किया, आप डायरेक्ट नेट का एग्जाम कंप्यूटर साइंस में लिख सकते हैं, जो कि इन जनरल वैसे पॉसिबल नहीं होता। और 2 साल के अंदर अंदर आपको अपना ऑब्वियसली बीटेक कंप्लीट करना पड़ेगा। वही वाला सिनेरियो, बैक लगी तो क्या होगा, बैक लगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन 2 साल का समय है आपके पास, आप उसे मैनेज कर सकते हैं। ये तो वर्स्ट केस सिनेरियो है। और ऑब्वियसली आपको पीएचडी में अगर एडमिशन लेना है तो 1 साल का, यानी कि 12 महीने का विंडो आपके पास है, विद इन दैट विंडो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, है ना। तो एक बेसिक एडवांटेज। और क्यों हमें पेपर लिखना है बीटेक वालों के लिए, क्यों ये बहुत कमाल की बात है, जो आज तक नहीं होता था, हमारे टाइम पे नहीं था, अभी है
है ना। एक और मजे की बात है, अब ये पेपर साल में 2 बार होता है, मैं सारी बातें आपको बताता हूँ। पेपर का पैटर्न क्या है सर, गेठी की तरह 3 घंटे का पेपर है, बट यहाँ पेपर के 2 पार्ट है। पेपर 100 मार्क्स का है, हर क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर का होता है, तो ऐसा नहीं 1 नंबर 2 नंबर। 50 क्वेश्चन, पेपर 1 हमारा जनरल पेपर है। मैं भी उसका स्ट्रक्चर अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन। अब मोटा मोटा आप देखेंगे तो 5 से 6 यूनिट आपकी इंग्लिश और एप्टी वाली यूनिट होती है, 1-2 यूनिट टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है, कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, वो वाला आइडिया होता है। तो बहुत टफ नहीं है अगर थोड़ा सा एफर्ट किया जाए तो। पेपर 2 में 100 क्वेश्चन है, प्योरली कंप्यूटर साइंस का पेपर है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, सिलेबस गेट से लगभग दुगना बड़ा है ना। ये जितने भी आप 10 यूनिट देख सकते हैं, गेट वाला सिलेबस तो है ही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एआई, ये सब एडिशनल आ जाता है, इवन ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी टॉपिक के आप अंदर जाओगे तो कुछ ऑब्वियसली एडिशनल टॉपिक आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो 10 यूनिट पेपर 2 की, 10 यूनिट पेपर 1 की, सिलेबस में बोलूँ लगभग लगभग डबल आप मान के चलिए कंपेयर टू गेट। और पैटर्न भी कैसे डिफरेंट है, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए सर, 150 क्वेश्चन आपको करने हैं 180 मिनट में। गेट में हम करते हैं 65 क्वेश्चन 180 मिनट में, तो लगभग दुगने से भी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर है। बट ऑब्वियसली पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो गेट से बहुत कम रहता है, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो बहुत अच्छे से पेपर आप क्वालिफाई कर सकते हैं। यस, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो तुक्के मन भर के मार सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं है, कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, 3 घंटे का लगातार पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर होता है जैसे आमतौर पर आजकल सारे पेपर हो रहे होते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको कॉम्पिटिशन बताता हूँ। यहाँ स्टैंडर्ड क्या है, कंप्यूटर साइंस में लगभग अराउंड 65,000 स्टूडेंट जो हैं वो हर साल फॉर्म भरते हैं, एवरेज बता रहा हूँ आपको, लास्ट 5-6 साल का। उसमें से 50,000 लगभग पेपर देने पहुंचते हैं, बाकी तो पेपर भी नहीं देते। अब जो पेपर देने पहुंचते हैं उसमें से लगभग 12% कैंडिडेट जो हैं वो पीएचडी के लिए क्वालिफाई होते हैं, है ना, लाइक दे आर एलिजिबल टू डू पीएचडी। वही जो एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताई, वेदर वो मास्टर्स के बच्चे हैं, बीटेक के बच्चे हैं। उसके बाद जो टॉप 6% स्टूडेंट है, जो लगभग 2,500-3,000 स्टूडेंट्स होते हैं, वो नेट क्वालिफाई होते हैं, यानी कि एज असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई कर जाते हैं। और लगभग 200-300 बच्चे, 1% से भी कम स्टूडेंट हैं जो जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करते हैं, जो स्कॉलरशिप के लिए, स्टाइफंड के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो पहली नजर में आप देखेंगे तो आपको कंपटीशन टफ लगेगा, लेकिन मेरे को लगता है लोगों को भी अवेयरनेस नहीं है इस एग्जाम के बारे में, तो बहुत सीरियस स्टूडेंट और बहुत अच्छे स्टूडेंट जो पढ़ सकते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं, वो शायद इस पेपर के लिए प्रिपेयर नहीं करते। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको अप्रोक्सीमेट दिखा रहा हूँ कैटेगरी के हिसाब से, और ये कितने में से, 300 नंबर में से है। तो अगर आप 50% मार्क्स भी, जो मैं आपसे बोल रहा था, लगभग आप ले आते हो तो आप पीएचडी के लिए क्वालिफाई कर जाते हो, जो कि एक बहुत शानदार ऑप्शन है आजकल, प्लेसमेंट और बाकी सारी इंडस्ट्री कैसे चल रही है। 160-175 के बीच में असिस्टेंट प्रोफेसर, और लगभग 190-195 मार्क्स अगर आप ले आते हो, मोटा मोटा 60-70% मार्क्स आप ले आते हो, देन यू क्वालिफाई फॉर जेआरएफ, जो कि अपने आप में एक ऐसा फेदर है, मतलब मान के चलिए गेट में टॉप 200 रैंक ले आना और नेट में जेआरएफ के लिए क्वालिफाई कर लेना, आपकी लाइफ सेट हो गई, आपकी जिंदगी सेट हो गई। तो कंपटीशन के बारे में आपको बता दिया, बेसिक आइडिया आपको बता दिया। अब सर पॉइंट है कि इस एग्जाम की तैयारी करनी कैसे है, क्योंकि अब ये पेपर होता है साल में 2 बार, ये भी समझिए, एक बार होता है जुलाई में, एक बार होता है दिसंबर में, जून में मान के चलिए, जून मिड में, और ये होता है दिसंबर में। तो 2 बार अच्छी बात है कि ऑप्शन आपको मिलता है, एक बार कुछ गड़बड़ी भी होगी, अगली बार आप इंप्रूव कर सकते हो। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है सर, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि सिलेबस लगभग गेट से डबल और टाइम लगभग आधा, तो लोड बहुत ज्यादा है, इतना सारा सिलेबस कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। तो अब हम जो यहाँ पर कोर्स चला रहे हैं, अगर आप सिर्फ नेट के बारे में जानना चाहते थे, ये वीडियो यहीं खत्म हो जाती है। मैं यहाँ पर नॉलेज गेट क्या एफर्ट कर रहा हूँ और कैसे हम नेट के लिए, मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ, बेस्ट कोर्स हम चलाते हैं जो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, उसके बारे में आपको समझाता हूँ। तो पहला तो अगेन कैटेगरी के हिसाब से आपने देखा आपका गोल क्या है, जेआरएफ गोल है, या फिर मान लीजिए पीएचडी क्वालिफाई करना गोल है, आप कौन सी कैटेगरी से, इस हिसाब से हमें यहाँ पर हमारे पास रहता है गोल स्लाइडर, जहां पर आप ये गोल स्लाइड करके, टोटल 600 घंटों का अगर कोर्स है, तो आप यहां पर कहां पर क्लिक करेंगे, जिस बेस पे कितने सिलेबस और कितने मार्क्स इस अटेम्प्ट में आप टारगेट कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं। और कोर्स डायनेमिकली चेंज हो जाता है, मानो अभी एक टॉपिक होगा जो आपको दिखेगा, बट अगर आप टारगेट करोगे लेट मी से 80 मार्क्स के ऊपर, 80% मार्क्स के ऊपर, हमारा सिस्टम बोलेगा ये टॉपिक आप स्किप कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। लगभग 2,500 से 3,000 सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेट के हमने अपने एआई सिस्टम में टैग किए हुए हैं, और उस बेस पे हमारा सिस्टम आपको बताता है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर सकते हो, आपको नहीं करना, एआई आपके लिए करता है। ये काम हमने किया। दूसरी बात वही हॉटस्पॉट वाली, क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सिलेबस बहुत बड़ा है,
मान के चलिए 20-30% टॉपिक ऐसे हैं जहां से कभी क्वेश्चन आता ही नहीं है, बस सिलेबस में है तो है। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर टैगिंग की है। हम आपको बता रहे हैं कि फर्स्ट यूनिट से लगभग 12% क्वेश्चन आते हैं, सेकंड से लगभग 8% आते हैं। हर यूनिट से कितने, एआई कहने को यूनिट है बट उससे सिर्फ 5% क्वेश्चन ही आते हैं। इसका मतलब यूनिट नंबर 1 से कंपैरेटिवली यूनिट नंबर 10 की बात करें, दुगने से भी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके अंदर लेट मी टेक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए डिजाइन से 20% क्वेश्चन आ रहा है, उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, कपलिंग कोहेजन से 40% क्वेश्चन आ रहे हैं। तो टॉपिक बाय टॉपिक हमारा सिस्टम एक ऐसा पैटर्न आपको बना के दे देगा कि होता ना, जो बच्चे को सर इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख के दे दो, 2-4 बार फेल होने के बाद पता लगता है क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, हम आपको डे 1 पे बता रहे होते हैं। मेरा इंक्लिनेशन है बहुत बड़ा पीवाईक्यूज के ऊपर, है ना। और हमारे पास इंडिया में कंप्यूटर साइंस का सबसे बड़ा क्वेश्चन बैंक है पीवाईक्यू की बात करें तो ऑलरेडी 2500 क्वेश्चन, इसे पेपर 2 की बात कर रहा हूं, पेपर 1 के भी हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फिर उस टॉपिक, उस सब टॉपिक में सेम डिफिकल्टी के जो क्वेश्चन है, फिर चाहे वो गेट में आए हो, वो भी हमारे पास है। सिर्फ क्वेश्चन नहीं, उनका वीडियो सॉल्यूशन है। हर टॉपिक के ऊपर रिकॉर्डेड वीडियो है। तो ऐसा नहीं है कि लास्ट बैच की लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग उठा के डाल दी, वहां बैठ के प्रॉपर रिकॉर्ड किया है। तो जो उस सेम डिफिकल्टी के क्वेश्चन है, जो नेट लेवल के हैं, गेट का कोई आसान क्वेश्चन है वो, और नेट में तो गेट के प्रीवियस क्वेश्चन शब्द ब शब्द पूछ लेता है। तो हमारे सिस्टम को अंदाजा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, गेट का क्वेश्चन है 5 मिनट लगेंगे, ये नेट में नहीं पूछा जाएगा, बट गेट का कोई आसान क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इवन किसी और दूसरे टीचिंग एग्जाम का, इसरो का, डीआरडीओ का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सारे क्वेश्चन यहां पर आपको मिलेंगे। एंड लेंस प्रैक्टिस है, जितना करो उतना कम है। बिल्कुल ऐसा एक फीचर, ऐसे एआई का यूज करने की कोशिश की जो इंडस्ट्री में कोई कर नहीं रहा। पूरे प्रिपरेशन के दौरान आपका स्कोर आपको मिलता रहेगा कि पूरे बैच के अंदर आपकी क्या रिलेटिव पोजीशन चल रही है, आपको पता लगे मेरी पोजीशन क्या है, मैं कैसा कर रहा हूं। आप कितनी वीडियोस देखते हैं, कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कितने टेस्ट लिखते हैं, कंसिस्टेंट है कि नहीं, डेली कंटेंट देखने आ रहे हैं कि नहीं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हम आपको स्कोर देंगे। और इस बार जो अटेम्प्ट मैं आपको बताता हूँ, इस बार हमारा जो बच्चा जेआरएफ करेगा वो हमारे लीडर बोर्ड में नंबर 1 पे था। तो आपको पता है लीडर बोर्ड देख के कि यार मेरा अटेम्प्ट कैसा चल रहा है। तो स्कोर बोर्ड आपको कॉम्पिटिटिव रहने के लिए आपको मोटिवेट करता है लगातार लगातार काम करने के लिए। टेस्ट, हर यूनिट के बाद आपको टेस्ट मिलेगा। तो जैसे आप यूनिट, अभी मैं शेड्यूल भी दिखाऊंगा, यूनिट कंप्लीट करेंगे आपको टेस्ट लिखना है। टेस्ट लिखेंगे तो अगेन आपको पता लगेगा कहाँ गलती मैं कर रहा हूँ। जब पता लगेगा क्या गलती है तो फिर उसको सुधारोगे भी, है ना, बिना टेस्ट के नहीं सुधार सकते। कम्युनिटी यहाँ पर है, यूजीसी नेट स्टूडेंट्स की अलग से कम्युनिटी है जहां पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई और क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टूडेंट आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं। बिकॉज सेम बिरादरी में रहना, सेम एनवायरनमेंट में रहना बहुत जरूरी है। तो आप लोग अपने पॉइंट्स यहाँ डिस्कस कर सकते हो, फीडबैक देख सकते हो। केजीएआई कम्युनिटी हमने बनाई है फॉर नेट स्टूडेंट्स। उसके बाद भी गाइडेंस मेंटरशिप के लिए मैं हूँ। तो बैक टू बैक हफ्ते में, कभी हफ्ते में 2 बार, कभी 2 हफ्ते में 1 बार, मैं यहाँ पे सेशंस लगाता रहूंगा, आपको मोटिवेट करता रहूंगा, गाइड करता रहूंगा। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है, मैं पहले भी ऐसे बहुत सारे सेशन लगाता हूँ, आपने यूट्यूब पे देखे भी होंगे। वो सारी चीजें यहाँ पर चल रही होती हैं। तो कोर्स अभी लाइव है। और मैं एक बार शेड्यूल बताता हूँ। ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो इस अटेम्प्ट के लिए ये एक पूरा प्रॉपर शेड्यूल हमने बनाया। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 फरवरी तो 31 मई तक हम सिलेबस पूरा करेंगे। इस स्पीड से अपने को चलना है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये यूनिट भी मैं डिसाइड करता हूँ बेस्ड ऑन वेटेज, किसको कितना दिन दिया जाना चाहिए। पूरा शेड्यूल आप देख सकते हैं। और 1 फरवरी से आप देख सकते हैं 11 फरवरी तक कैसे डिटेल में इवन यूनिट 2 हमें कंप्लीट करना है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है। मिनिमम एफर्ट के अंदर अगर नेट क्वालिफाई करना है वो हम करा सकते हैं। खासकर वो बच्चे जो भी गेट का एग्जाम लिखेंगे, बीटेक स्टूडेंट्स, है ना। एग्जाम लिखते ही आप फ्री, आने वाले 6 महीने आपके वेस्ट होंगे। बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास नेट एग्जाम लिख के से क्लियर कर लेने का, एक बैकअप बन जाएगा आपके पास। और गेट में अगर आप ठीक ठाक प्रिपेयर कर रहे हो तो नेट में भी उस लेवल पे परफॉर्म करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा एडिशनल टॉपिक ही बस आपको पढ़ना है। तो सारी चीजें, सारा एफर्ट कर रहे हैं, बाकी पूरा डिटेल सिलेबस देख रहे हैं। जो सेम बात मैंने पेपर 1 के लिए बनाई, वही प्रॉपर शेड्यूल हम पेपर 2 के लिए भी फॉलो कर रहे होते हैं। किसके लिए, पेपर 1 के लिए माफ कीजिएगा, कितना दिन देना चाहिए, कितना समय देना चाहिए, उसका पूरा डिटेल, उसका पूरा आइडिया। तो ये पूरी कहानी थी सर नेट एग्जाम के बारे में, है ना। मैंने पहले ही बोला था वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट मैंने अपनी बात अच्छे से रखी, अपने कोर्स के बारे में भी आपको बता दिया। और ये आपको बताया कि बीटेक स्टूडेंट के लिए सुनहरा मौका है। तो अगर आप इस परसेंटेज एरिया के अंदर है, 75+ लेके चल रहे हैं, या अभी नहीं है बट आपको लगता है फाइनल ईयर के बाद ऐसा भी हो सकता है ना, सर भी मेरा 70 चल रहा है बट मैं मैचअप कर लूंगा, 75+ हो जाएगा, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और बाकी जो हमारे पुराने मास्टर्स वाले स्टूडेंट है सर, उनके लिए तो है ना। पेपर लिखना है, काम करना और आगे बढ़ना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
टिल द लास्ट, बिकॉज अगर आप यहाँ तक पहुंचे तो ऑब्वियसली आप इंटरेस्टेड भी और सीरियस भी हैं, तो इसके बारे में विचार करिएगा। और बहुत शानदार मौका है, साल में 2 बार है, वो भी टेंशन नहीं है। जून लिखिए, कुछ करिए, पीएचडी तक पहुंचिए, नेट तक पहुंचिए, और एफर्ट करेंगे दिसंबर में जेआरएफ तक पहुंच जाएंगे। बट पुराने सारे पाप आपके धुल जाएंगे। वरना आईआईटीज में जाना, एनआईटीज में जाना स्पेसिफिकली पीएचडी के लिए बहुत टफ है ना। बट एक बार आप जेआरएफ क्लियर करते हैं, कोई नहीं पूछेगा बीटेक में कितना नंबर आया, या उससे पहले आपने क्या काम किया था, कितने रिसर्च पेपर पब्लिश किए, कितने कॉन्फ्रेंस किए, कुछ नहीं, है ना। सीधे टू द पॉइंट आपको एडमिशन मिलेगा, लाइफ आपकी सेट हो जाएगी। जेआरएफ बोल दिया तो बात खत्म हो गई। चलिए सर, इस वीडियो में इतना ही, बाकी अपडेट आपको करता रहूंगा। और कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जल्दी से एनरोल करिए, बिकॉज 1 फरवरी से प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से हमारी चीज आगे चलने वाली है। यस, ओके, थैंक यू।